रात के करीब 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं अपनी बहन को उठाकर उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। वह तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बड़ी बहन इतनी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बाहर आंगन में आया। बाथरूम बाहर आंगन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वह मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई लड़का बोल रहा था, रात के 2 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान ना हो। मैं यह सब सुन के चौंक गया। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वह दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वह लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा भी आया और मैं परेशान भी हुआ कि क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, पूजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि धीरे से दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। घर में कोई शोर सुन के जाग न जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलत फहमी में हैं। मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये रोहित है, वही लड़का आवारा। उसी के साथ तुम रंगरलियां मनाती रहती थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर आ जाऊंगा। फिर पूजा ने कहा, अच्छा भाई, आपको किसी को उठाकर लाना है। मैं दरवाजा खोल रही हूँ और आप धीरे धीरे आना। पूजा ने दरवाजा खोला। वह लड़का रोहित वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार रोहित, जो तुम यहाँ से हिले भी। वह भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पर कि शायद वह इस तरह के किसी काम में मिली हुई है, लेकिन आज मैंने रंग रंगे हाथों से देख लिया था। उसके पास मुहने का कोई चारा तो नहीं था। फिर मैंने कहा, यह कब से चल रहा था? तो दोनों ने बीच में कुछ कहा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि अपने पति से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम थाई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, समीर, तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। मम्मी और पापा को पता चल गया कि मैं रोहित के साथ थी तो वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मेरी इज्जत रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम रोहित को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद रोहित पहले से ही बहुत डरा हुआ था और यह सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम यह काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ में फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा,
अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, उसने कहा। अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी। लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि वह कब से रोहित के साथ लगी हुई है। पता नहीं और किस किस के साथ वह है। जिस चीज से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीजों से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी मम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और यह काम ना कर लें। आखिरकार वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। मैं बाहर आया तो मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मम्मी ने कहा, समीर, आज उठने में इतनी देर क्यों करती? मैंने कहा, हाँ मम्मी, बस आंख लग गई थी। मम्मी ने कहा, अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब मैं गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई, आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आया तो छोटू ने दुकान खोलकर सफाई सुथरा करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिसका जिक्र मैंने किया था, एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम पूनम है और वह इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वह सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई थी। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर उसने कहा, दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने उसे वह मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ, घर जाओ। फिर घर जाकर पूनम ने मुझे फोन किया। उसने कहा, समीर, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तो मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन यह गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते नहीं कि हम वहां जाकर मिल लें। फिर पूनम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या? बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि पूनम के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं पूनम के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा ध्यान दूसरी ओर भी था, मेरी बहन की तरफ। फिर मैंने पूनम से कहा, पूनम, वह जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज समीर, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं पूनम से प्यार तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहता था। फिर मैंने कहा, पूनम, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर पूनम कहने लगी, तब भी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम रखोगे, मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूँ समीर। खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालात कुछ मेरे भी ऐसे ही थी। पूनम से शायद मैं सच्ची प्यार करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं ना करूं
मैंने देखा है कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तक शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से पूनम को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुमसे जरूर शादी करूंगा। पूनम कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, पूनम आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा समीर, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी? मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूंगी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देखा करूंगी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा या आज किसी भी टाइम जाऊंगा। पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा कर आऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटू को भेजो जो तुमने दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटू को भेजा। मैंने इस छोटू को कहा, जाओ और वह मोबाइल लेकर आओ। वह मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, छोटे आज तुम घर जाने मत जाना, मैं खुद ही घर जाकर खाना खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब दोपहर का 1 बज रहा था। मैं खाने के बहाने घर चला गया। घर आया तो मम्मी अभी तक खाना नहीं बना पाई थी। उन्होंने कहा, समीर आज तुम खाना लेने घर आए हो, इसके लिए छोटू को भेज देते। मैंने कहा, हाँ वह छोटू जरा काम में बिजी था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उन्होंने कहा, अभी तो खाना नहीं बनाया, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वह भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, रोहित को। उसने कहा, नहीं रोहित को नहीं, वह कोई और है। फिर मैंने कहा, पूजा तुम रात रोहित के साथ यह काम क्यों करवा रही थी, अगर उसे पसंद नहीं करती? उसने कहा, भाई वह तो मेरी जरूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई इसलिए। फिर मैंने कहा, पूजा यह गलत बात है, अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें यह बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात मम्मी और पापा को बताओ। उसने कहा, मम्मी पापा यह बात मानेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वह? हमारे घर के सामने वाली जगह पर एक घर बन रहा था, उसमें शायद मजदूर काम कर रहे थे। एक लड़का उसमें था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, उस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझसे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत गरीब घर का है। तो मेरे मम्मी और पापा तो मानने के लिए बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए तुम मम्मी और पापा से बात करो, मेरी शादी इस लड़के से करवा दो, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, पूजा खबरदार, तुम यह सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, भाई आप मेरा यह काम कर दें, आप यकीन करें, जो आपको सुकून दूंगी वह सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था, मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूंगी। मैंने कहा, नहीं पूजा, ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लीज आज रात मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई, आज रात तो मैंने उस लड़के से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी और उसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, पूजा क्या हो गया है तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा,
हाँ, बड़े भाई हो और अब मेरे सारे राज भी जान गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने फिर कहा, अच्छा पूजा, कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो। आज तुम मुझे सुकून दो। पहले थोड़ा सा दो, एक हद तक दो, लेकिन आज दे दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने मम्मी और पापा से बात करूंगा, लेकिन तरीके से। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फलां लड़का है। मैं मम्मी और पापा को बिठाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी अच्छे तरीके से चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ, ये काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, आज रात मेरे कमरे में आना। तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, आज नहीं, कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं, आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुमसे उस लड़के को नहीं मिलने दूंगा। सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा, रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी, और फिर 2 बजे वह लड़का आएगा, फिर मैं उससे थोड़ी देर में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है। और फिर वो चली गई। खाना खाकर मैं अपने कमर चला गया और सोचना लगा कि कब मेरी बहन मेरे कमरे में आएगी। रात के करीब 1 बजे मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। फिर मेरी बहन ने मुझे वो सुकून दिया जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर चली गई उस लड़के से मिलने के लिए। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने माँ पापा को भी पूजा की शादी के लिए मना लिया। फिर पूजा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। फिर जब कभी वो घर आती तो हम दोनों साथ में समय बिताते, और कभी कभी मेरा मन करता तो मैं उसे मिलने चला जाता था। फिर कुछ महीनों बाद मैंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली जिससे घर का खर्चा कम हो गया। और फिर मैंने पूनम के घर वालों से बात करके उससे शादी कर ली, और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरे घर एक लड़की चोरी करने आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रहा ना गया। मैं उससे प्यार करने लगा। लड़की भी बदहोश हो गई। मैंने पूछा, क्या चोरी करने आई थी? उसने कहा, चोरी करने नहीं आई थी, तुम्हें कुछ देने आई थी। ये कहकर मुझे एक डायरी और सोने की लॉकेट दी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम मनोज है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। 32 साल का हो चुका हूँ। अब तक कुंवारा हूँ। मैं अपने घर पर अकेला ही रहता था। आज रात काम से वापस आते आते मुझे काफी देर हो गई। घर पहुंचकर घड़ी देखा तो रात के 10:30 बज गए थे। डिनर तो पहले ही कर चुका था। घर आकर फ्रेश हो गया और फिर लेट गया। काम से बहुत ज्यादा थक गया था। जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अचानक रात में कुछ आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे दूसरे कमरे से हल्की सी कुछ आवाज आई थी। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई होगी। घर में शायद बिल्ली घुस गई होगी। सोचा, उठकर एक बार देख लेता हूँ। बिल्ली होगी तो उसे भगा दूंगा। पर जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में आया, बाहर का नजारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जल्दी से मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। सामने कोई खड़ा था। मुझे इतना समझ आ गया था कि कोई चोर है जो घर पर चोरी करने के इरादे से ही घुसा है। मैं तो अपने घर की खिड़कियां खोलकर ही सोता हूँ। सब जानते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। कभी घर पर चोरी करने कोई नहीं आया, और घर पर ऐसे रहता भी क्या है। ज्यादा कीमती सामान तो मेरे पास कुछ है नहीं। अकेला इंसान हूँ, बस जरूरत ही के सामान है। मैंने सोचा शायद मोबाइल लैपटॉप चुराने आया होगा। जल्दी से उसे दबोचा। मैंने कहा, पुलिस के घर पर चोरी करते हो, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सामने वाला बिल्कुल खामोश था। शायद डर गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि पकड़ा जाएगा। हालांकि मेरे गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश जरूर कर रहा था, पर उसके शरीर में मानव जान ही नहीं थी। मेरी ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगी थी। मैंने उसका चादर हटा दिया। उसका चेहरा देखकर
मुझे जोरदार झटका लगा, तुरंत उसे छोड़ दिया क्योंकि वह कोई लड़का नहीं था बल्कि लड़की थी। लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों में काजल था, बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग दूध सा सफेद था, रेशमी बाल कमर तक आ रहे थे। जब उसके शरीर पर मैंने नजर दौड़ाई तो इतना खूबसूरत बदन, ऐसी कातिलाना हसीना को चोरी करने की क्या जरूरत है। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। मैं ठहरा कुंवारा उस लड़की को देखकर 1000 वोल्ट का झटका लगा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, हाथ पैर खूबसूरत थे। तुरंत मैं उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कोमल मुलायम हाथ को छूते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसी खूबसूरत लड़की तो फिल्मों में नजर आती है, ये मेरे घर पर क्या कर रही है। ऐसा लग रहा था लड़की के आने से मानो मेरा घर ही रोशन हो गया हो। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई हो? पुलिस वालों के घर पर चोरी करने आती हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लड़की कुछ नहीं कह रही थी, काफी घबराई हुई थी। उसको थोड़ा डराने के लिए मैंने कहा, तुम्हें इसकी सजा पता है ना? चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की बेहद डर गई। मेरे एकदम करीब आकर मुझे देखने लगी। अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे अंदर आग लगा दी। मेरी बाहों से लिपटकर मेरी तो जान ही निकाल दी थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो साहब, आप मुझे जेल में ना डालो। मैं वहाँ अपने दिन नहीं काट पाऊंगी। मुझे कैद रहने में डर लगता है। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे उस लड़की से कुछ चाहिए जरूर था, पर नहीं चाहता था मेरे घर के छोटे मोटे काम करे। मेरे अंदर लड़की को पाने की हवस जाग उठी थी। उसे पाने के लिए छटपटाने लगा। लड़की को देखकर उसकी उम्र का भी पता लगाना भी मुश्किल था। मैंने पूछा, तुम कितनी साल की हो जो इस उम्र में चोरी करती हो? उसने कहा, साहब मैं 28 साल की हूँ। उम्र सुनकर तो मुझे झटका लगा था। देखने में तो 21 साल से ज्यादा की नहीं लगती। शायद अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया था। मैंने कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने कहा, आज की रात मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की काफी डर गई, काफी घबराहट से कहने लगी, साहब आपका कोई भी काम कर दूंगी, किसी तरह की सेवा कर दूंगी, पर आप मेरी इज्जत पर हाथ ना डालें। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, तुम्हें मोहब्बत करूंगा तो मेरा पुलिस का गठीला शरीर देखकर मत घबराओ। तुम जैसी नाजुक कली को मैं कुछ नहीं करूंगा। इसमें दर्द नहीं होता है बल्कि बहुत मजा आता है। लड़की अभी डरी हुई थी। मैंने सोचा, एक चोर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरे साथ एक रात गुजार ले। अगर मर्दों की सेवा करती तो चोरी करने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कभी किसी लड़की के करीब भी नहीं जाता था, बस अपने काम पर ही लगा रहता था। दिन भर क्रिमिनल्स के पीछे मैं बिल्कुल परेशान सा हो गया था। मुझे भी अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना था, जिसका मौका मुझे कभी नहीं मिलता था। पर आज जो सुनहरा मौका मेरे हाथ लगा था, उसे जाने नहीं देना चाहता था। वजह यही थी कि लड़की बेहद खूबसूरत। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम डालूंगा। रंगे हाथों पकड़ी गई हो, जो भी सजा मिले उसे भुगत लेना, कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। घसीटते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। अपनी जीप की चाबी ली। अब लड़की भी डर गई। कहने लगी, साहब ऐसा ना करो, मैं आपके साथ रात गुजारने को तैयार हूँ। मुझे जेल में मत डालो। एक रात के बदले आप मुझे अगर छोड़ देने का वादा करोगे तो आप जो कहोगे करने को तैयार हूँ। मैं बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहने लगा, अभी रात के 1 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस 7 घंटे तुम्हें मेरे साथ गुजारने हैं। लड़की मान गई तो मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया।
हालांकि नई दुल्हन की तरह वो थोड़ी घबरा रही थी, फिर मान गई और मेरा साथ देने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई थी? मेरी आंखों में देखती हुई उस लड़की ने कहा, मैं कुछ भी चोरी करने नहीं आई थी। ये सुनकर तो मुझे जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, फिर तुम मेरे घर पर क्यों आई थी, क्या कर रही थी? उसने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया। उसकी बातों पर मुझे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था। उसकी ओर देखने लगा, कहने लगी, मैं आपका सामान आपको वापस करने आई थी जो सालों से मेरी हिफाजत में था। मैंने कहा, कौन सा सामान? उसने अपना बैग निकालकर उसमें से कोई सामान निकालकर मुझे दे दिया। गिफ्ट पैक किया हुआ था। मैं क्रिसमस की परसेंट की तरह उसे खोलने लगा। ऐसा लग रहा था संता क्लॉज ने ही मेरे लिए गिफ्ट भेजा हो। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। लड़की है कौन? बिना नाम जाने ही मैं उसके इतने करीब आ गया। जाने क्यों उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाया था। जब वह गिफ्ट खोला तो उसमें एक डायरी थी और एक सोने की चेन थी जिसमें एक लॉकेट था। उस लॉकेट को खोलकर जैसे ही मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस डायरी को खोलकर उसके पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। अपने माँ बाप का एक लौता लाडला था। मेरे पापा मुझसे बेहद प्यार करते थे। हमारी जिंदगी बेहद अच्छी चल रही थी। मैं 15 साल का हो चुका था। एक दिन मैं अपने पापा के साथ किसी शादी में गया हुआ था। मेरी माँ ने जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनका पेट खराब था। शादी में खाना खाने के बाद मेरे पापा वहीं रुकने वाले थे, पर मुझे अगले दिन स्कूल जाना था। मैं टैक्सी पकड़कर अपने घर आ गया। मेरी माँ को लगा था कि हम दोनों वहीं रुक जाएंगे। उन्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं घर आने वाला हूँ। रात काफी हो चुकी थी। मैं चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। घर पर अंधेरा था। मैंने सोचा मेरी माँ सो गई होगी, लेकिन तभी मुझे माँ की सिसकियों की आवाज आने पर मैं चौंक गया। मामले का पता लगाने के लिए जैसे मैं अपनी माँ के बेडरूम में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। दौड़ता हुआ किसी तरीके से अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ये सब कुछ कर सकती है। हमारे पड़ोस में पंकज अंकल अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी मोना उस वक्त 14 साल की थी। मोना की माँ का देहांत हो गया था। उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैंने अपनी माँ को पंकज अंकल के साथ देख लिया और जिस हालत में देखा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ मेरे पापा को धोखा दे रही थी, पर आखिर क्यों? और मैं ये सब देखकर चुप कैसे रह सकता था? अपने पापा के साथ धोखा कैसे कर सकता था? वह मुझे दिलो जान से चाहते थे। बहुत ही गुस्से से मैं उनके कमरे के अंदर चला गया। मेरी माँ और पंकज अंकल मुझे देखकर घबरा गए। मेरी माँ माफी मांगने लगी थी। कहने लगी, अपने पापा से ना कहना, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। अपनी माँ से नफरत करने लगा था। घुट घुट कर जीने लगा था। मेरी हालत खराब होती चली गई। अपने पापा से सच ना कह सका, पर मेरे पापा मेरी हालत देखकर समझ चुके थे कि मैं किसी वजह से परेशान हूँ। मुझ पर सवालों की बौछार करते करते अब मुझसे रहा ना गया। उनसे लिपटकर रोने लगा। उनको सारी सच्चाई बयान कर दी, जो दर्द से मैं गुजर रहा था। अपने पापा को वो दर्द नहीं देना चाहता था। हालांकि मेरे पापा का रिएक्शन देखकर मुझे एहसास हो चुका था कि उन्हें भी इस बात का शक पहले से था। उन्होंने कहा, मुझे लगा ही था। उन्होंने मेरी माँ से बात की थी और उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया था। मेरी माँ मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, पर वह जिस राह पर चल पड़ी थी उससे मुझे बेहद दर्द पहुंचा था। लोगों के सामने मेरी इज्जत भी खराब होती, ऐसी उम्र में मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। माँ पंकज अंकल के पास जाकर रहने लगी थी। लोगों की बातें सुनता और बिगड़ता चला गया। एक दिन पंकज अंकल की बेटी हमारे घर पर आई।
मैं गुस्से में था। मैं पंकज अंकल और उनकी बेटी से दिलो जान से नफरत करता था, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था और मेरे पापा को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। मैं बड़ों की मैगजीन पढ़ा करता था। मन में गंदगी भर ली थी। नई नई जवानी थी। मैं उस लड़की को बाहों में भरकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वह 14 साल की मासूम बच्ची रो रही थी, बिलक रही थी, पर मैंने अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बेहद गलत काम किया। मोना ने शायद मेरी माँ से जाकर सारी बातें कह दी थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर डांट लगाई। मैंने कहा, माँ, आप मुझे डांटने का हक खो चुकी हैं। आपने जो गंदा काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जो इंसान खुद गलत है वह दूसरों को सही या गलत क्या सिखाएगा। शादीशुदा होकर आपने सारी हदें पार कर दी। जमाना मुझे बातें सुनाता है, आपसे नफरत हो गई है। मेरी माँ रोती हुई चुपचाप चली गई थी। वही मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। पंकज अंकल के साथ वह दूर किसी शहर में शिफ्ट हो गई। मैं अपने पापा के साथ ही रह गया था। मेरे पापा मेरी पुलिस में नौकरी मिलने के बाद हार्ट अटैक में गुजर गए और अब मेरे पास कोई सगा भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन आज ये डायरी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह मेरी माँ की लिखी हुई डायरी थी। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि वह पंकज अंकल से मोहब्बत करती थी, उससे ही शादी करना चाहती थी, पर उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा के साथ करवा दी थी। वह मेरे पापा के साथ कभी प्यार ना कर सकी और जब सालों बाद उन्हें पंकज अंकल मिले तो पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। धीरे धीरे वह दोनों कब करीब आ गए पता ही ना चला। उनके बीच में रिश्ता बन गया। पापा से तलाक लेने के बाद पंकज अंकल के साथ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अच्छे से बिताई, पर उन्हें अफसोस इस बात का रहा कि वह शुरू से ही पंकज अंकल के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी। अगर उनके पापा ने उनकी शादी पंकज अंकल से करवा दी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। डायरी के आखिरी पन्ना में लिखा था, मेरी माँ बेहद बीमार है, उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, वह मुझसे मिलना चाहती है। उन्होंने अपनी लॉकेट वाली चेन भिजवाई थी जो वह मुझे देना चाहती थी और सामने बैठी एक खूबसूरत हसीना कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन मोना है। उसको देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने एक बार उसके साथ बेहद गलत काम किया था। तब वह 14 साल की मासूम बच्ची थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर अपनी माँ का गुस्सा मैं इस बच्ची पर निकाल दिया था। इसे बेहद दर्द दिया था। इसके बावजूद भी मेरी माँ का संदेश लेकर मेरे पास आई है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहने लगा, चलो, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। रात को ही हम वहां से निकल चुके थे। मेरी माँ जहाँ रहती थी वह जगह यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर थी। सुबह 7:30 बजे तक हम उस जगह पर पहुंच गए। जब मैं अपनी माँ से मिला तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, बेहद बीमार थी, चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। चेहरे में वह खूबसूरती नहीं थी जैसा मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। कांपते हुए हाथों से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, बेटा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी एक लौती औलाद हो। भले ही तुम्हारे पापा से मैं कभी प्यार ना कर पाई, पर तुमसे मैं जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस तुमसे इतना दूर इसलिए हो गई थी क्योंकि तुमने मोना के साथ गलत हरकत की थी। उस हादसे से बेचारी को उभरने में बहुत वक्त लग गया था। मेरे करीब रहकर तुम्हें भी सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए दिल पर पत्थर रख कर तुमसे जुदा हुई थी ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले। और आज बेचारी मोना का मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये मेरी सेवा कर रही है। 6 महीना पहले पंकज
कि एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बेटा, मैं चाहती हूँ जो गलती तुमने उसके साथ की थी उसे सुधार लो, इसे अपना लो। मैं माँ की तरफ देखने लगा। माँ, ये तो मेरी सौतेली बहन है। मेरी माँ ने कहा, पर तुमने भी तो उसके साथ ज्यादती की थी। मैं मोना को देखने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा रख ली, मोना से शादी कर ली। अपनी माँ को भी अपने पास ले आया था। 1 महीने के अंदर ही वह गुजर गई। 1 महीने के दौरान मैंने अपनी माँ का खूब साथ दिया था। उनके लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बस अपने तरीके से जीनी चाही थी, जिससे मेरे और पापा की जिंदगी खराब जरूर हुई थी, पर शायद वह बिन मोहब्बत की जिंदगी जीने को तैयार नहीं थी। इससे कोई सुखी ना होता, बस अपनी मोहब्बत पाने के लिए ही उनकी लड़ाई थी। पर इस दौरान मुझे मोना जैसी खूबसूरत हमसफर का साथ मिल गया। बचपन में लगा दाग शादी के पवित्र बंधन से साफ हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने एमी और अब्बू से भी ज्यादा उनके बहुत करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैं नई नई जवानी में कदम रखा था और अपने सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थीं। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी, मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू के सर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, रोशनी जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैं जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास लेट जाओ, तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं चाचू के बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखने लगे। उसे वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर चाचू मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैं 10वीं पास किया है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरे पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने एमी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राजी करो। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से रोशनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया जिससे इस घर और खानदान की इज्जत को कोई दाग लगा तो रोशनी के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब मुझसे कहा कि भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं रोशनी की हरकत पर नजर रख लूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो यह हुई कि मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता है वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ही फ्री होने लगे थे और मुझे लगता वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया हमारी अब शादी तय हो चुकी है,
इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिससे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं थी, इसीलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक दी थी और खुद को कहती कि रोशनी, यह सब क्या है यार, ये क्या बेहुदा बातें तू है। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बात मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझे बहुत सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हूं तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगते। उसे दिन मेरे चाचू जब से घर वापस आए तो आकर बैठकर और कहने लगे, क्या सोच रही हो रोशनी। वह भी इतनी गहराई से मैंने चाचू की तरफ से कथा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसे भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने उन्हें कहा, मेरे दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है जिन वीडियो में हर तरह के मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियो देखी होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैं यह बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़ी और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ली है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शर्त थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत सख्त थे और मुझे कहते थे सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाल और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किया मुझे वीडियो दिखने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगी, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे,
इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब बहुत ही सख्त निजात के थे और मैं उनसे काफी डरती भी थी। तो जैसे अब्बू ने शख्स अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे अब्बू चाचू की कमरे से निकालकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए अब्बू काफी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और मैं इंतजार करते करते पता नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौट के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखा जो ली थी। जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू किया और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर यह क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था, तभी मेरी व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसके भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी उसे तस्वीर को देख ही रही थी कि उसे आदमी की मैसेज आने लगे। वह काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी तो मैं भी उसको उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उसे अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उसे वक्त मैसेज पर बात कर रही थी। जब मैं उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसकी वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इस टाइम में अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बजे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कहा गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वीडियो में खो गई और एक ख्वाब देखा जिस पर चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे इसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंसकर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उसी दिन चाचू ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी। मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां पर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक बीपी। चाचू वहां भी मुझे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आई। उसे दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थी, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा से वह वीडियो देखने का नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक पर मेरी तरफ देखने लगे और बोल, कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुन तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले, तुम अभी जो और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लॉन्च में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू का भी दो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उसे अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहते जा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उसे नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा,
रोशनी, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरे मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन सबमिट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बजे रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उसे दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जो पहले मेरे लिए अच्छे से चाय बना कर ले आओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रखती और मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उसे लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैं जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर ही लेटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात चाचू ने मेरे साथ जो सलूक किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। चाचा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहाँ देखा इसको, उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैं तुम्हारे मोबाइल से रोशनी बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं इसे ना डरता और धमकी ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती, और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हासिल करते वह अलग। रोशनी बेटी तुम्हारी है, उम्र अच्छा सीखने की है। ऐसे बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर डाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे डालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझना चाहिए था। तभी मैंने तुम्हें शक्ति से समझने की बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उसे वक्त में तुमको समझने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवा और समझा कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हों, न कि बुरे कामों में। मैं चाचू से कह दिया कि मैं आपसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसी लड़कियां और लड़कों के बुरे कामों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाज़त नहीं देते। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज़ सीखनी चाहिए, और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हक हरकत की जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके और सही और गलत में बच्चों को फ़र्क सिखाया जाए। उनके हर कदम पर नज़र रखी जाए ताकि रोशनी की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत में पूछ रहे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।